कुछ बच्चों ने बोला था सर सीपीसी का लेक्चर लीजिए, ठीक है। तो मैं सोचा आज सीपीसी का लेक्चर ले लूँ। सीपीसी का मतलब सिविल प्रोसीजर कोड होता है, ये 1908 में आया था, ठीक है। और तब से ये लगातार चलते आ रहा है। सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड मतलब सिविल प्रक्रिया के बारे में पूरा प्रावधान बताती है, ठीक है। कि कोई कैसे कोई सूट फाइल होगा, कैसे उसके स्टेप्स होंगे, कैसे इसमें एडजमेंट होगा, कैसे इसमें जजमेंट पास होगा, इसके बारे में, ठीक है। सिविल प्रक्रिया से संबंधित सारी जानकारी आपको सीपीसी के अंदर मिल जाएगी। उसमें सारे प्रोविज़न बताए गए हैं। मैं आपको 15 ऑर्डर के बारे में बताऊंगा, और 15 ऑर्डर अगर आपने अच्छे से समझ लिए तो आपका सीपीसी ऑलमोस्ट ख़त्म, क्योंकि पूरा सीपीसी में जो भी प्रोविज़न है वो 15 ऑर्डर में समाहित है, ठीक है। अभी आप अच्छे से ये पूरा वीडियो देखो, और पूरा वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और लाइक भी कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पहला ऑर्डर है आपका ऑर्डर 1, ठीक है। इसमें बात करता है पार्टीज टू द सूट। मैं आपको बता दूं कि कोई भी सूट फाइल करने के लिए एक बंदा एग्रीव्ड होना चाहिए। जैसे मैंने पिछले वीडियो में क्रिमिनल केस के बारे में बताया था, कोई अपराध होना चाहिए तब क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलेगा, राइट। तो इसमें कोई एक बंदा एग्रीव्ड होना चाहिए तब ये सूट फाइल कर सकता है। जैसे मैं हूँ, मैंने एक रूम भाड़े पे दिया था राजू को। अब राजू मेरा भाड़ा भी नहीं दे रहा है और मेरा रूम भी खाली नहीं कर रहा है, तो मैं तो एग्रीव्ड हो गया ना। एग्रीव्ड मतलब क्या, मुझे परेशानी है किसी से, ठीक है, मुझे दुख है, मुझे कुछ चाहिए था जो मेरा अधिकार है वो नहीं मिल रहा है, तो मैं एग्रीव्ड हो गया, राइट। तो मैं किसके ऊपर केस करूंगा? राजू के ऊपर, जो मेरा रूम भाड़ा भी नहीं दे रहा है, रूम भी खाली नहीं कर रहा है। मैं मार काट तो नहीं कर सकता, मैं आम आदमी हूँ, मुझे कोर्ट पर भरोसा है, तो मैं कोर्ट में जाऊँगा, कोर्ट में सूट फाइल करूँगा। तो जब कोई सिविल नेचर का केस अगर कोर्ट में फाइल करते हैं तो उसको सूट कहा जाता है, ठीक है, सिविल केस में। तो सूट क्या होता है? एग्रीव्ड पर्सन जो अपनी बात कोर्ट में रखता है कि भाई मुझे ये चाहिए या ये रिलीफ चाहिए, जो आपने रिलीफ सॉर्ट किया है, ठीक है, उसको सूट कहा जाता है, आप कोर्ट में जो डालते हो, ठीक है। तो मैं हो गया प्लेंटिफ, क्योंकि मैं एग्रीव्ड पर्सन हूँ। सामने वाला अपनी बात रखेगा, ठीक है, सामने वाले को भी बोलने का अधिकार है ना कि वो मुझे भाड़ा क्यों नहीं दे रहा है या रूम क्यों नहीं खाली कर रहा है। क्या पता वो बोले कि भाई ये रूम मेरा है, सुजीत झूठ बोल रहा है, हो सकता है ना। तो वो कौन हो गया? डिफेंडेंट हो गया। प्लेंटिफ जो अग्रीव्ड है, और अग्रीव्ड जिस पे केस किया है वो कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा डिफेंडेंट। तो एक सूट के अंदर कौन हो गए? दो पार्टी, एक मैं हो गया, एक सामने वाला हो गया। मैं प्लेंटिफ हो गया, सामने वाला डिफेंडेंट हो गया। तो यही बोल रहा है ऑर्डर 1, पार्टीज टू द सूट, मतलब किसी सूट में पार्टी कौन कौन होंगे, तो कौन कौन होगा? प्लेंटिफ होगा और डिफेंडेंट होगा। ऑर्डर 2, फ्रेमिंग ऑफ द सूट। अब मैंने आपको बताया कि मैं प्लेंटिफ हूँ और सामने वाला डिफेंडेंट है, तो मैं तो वकील नहीं हूँ कि मुझे पता होगा कि कोर्ट में कैसे जाया जाएगा, राइट। तो उसके लिए मुझे वकील को हायर करना पड़ेगा। तो वकील को हायर करेंगे ना, तो वकील को हायर करेंगे तो वो हमारा सूट तैयार करेगा, ठीक है। वो लीगल लैंग्वेज जानता है ना। अगर मैं किसी अपने मुंह से जाऊँ कोर्ट में बोलूँ तो वो मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। कोर्ट का एक लैंग्वेज होता है, कोर्ट का एक ड्राफ्ट होता है, वकील को सब पता होता है, उसके हिसाब से वो ड्राफ्ट बना के कोर्ट में डालते हैं। तो हम क्या करेंगे? वकील को हायर करेंगे और सूट को जो है अपना फ्रेम करवाएंगे उससे कि भाई देखो ऐसा ऐसा सीन है हमारा, ये हमारा मैटर है। तो जो मैटर वकील को बताएगा प्लेंटिफ, वो मैटर वो अपना लिख के ड्राफ्ट करेगा, फ्रेम करेगा वो सूट, ठीक है। तीसरा है प्लीडर, एडवोकेट। यहाँ एडवोकेट के बारे में बताया मैंने, बोला आपको कि कोई भी एडवोकेट को आपको हायर करना ही होता है, तभी तो वो आपका सूट लिखेगा ना, ड्राफ्ट करेगा, ठीक है। फ्रेमिंग ऑफ द सूट यही होता है। इसके बाद है प्लीडर। प्लीडर का ऑर्डर 3 में प्लीडर के बारे में बात किया गया है। तो मैंने पहले ही बता दिया कि आपको अपना सूट फाइल करने के लिए एक वकील हायर करना पड़ता है, और सिविल कोर्ट में, सिविल केस में उसको प्लीडर कहा जाता है, ठीक है। ऑर्डर 4, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। अब आपका सूट फ्रेम कर दिया है किसने? वकील ने, ठीक है। वकील ने आपका सूट फाइल ये कर दिया, फ्रेम कर दिया, ड्राफ्ट कर दिया है। अब इस ड्राफ्ट को क्या करेगा वकील? अपने पास तो नहीं रखेगा ना, कोर्ट में लेके जाएगा। तो कोर्ट में जाके देगा कोर्ट को, तो उसको बोला जाता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, ठीक है। कोर्ट में आपने अपने सूट को इंस्टीट्यूट किया है, दिया है, ठीक है। तो आपके एडवोकेट, आपके जो प्लीडर हैं, आपके सूट ड्राफ्ट करके, फ्रेम करके, वो जो प्लीडर है आपका, वो कोर्ट में सूट आपका इंस्टीट्यूट करता है, ठीक है, जमा करता है। इसके बाद है ऑर्डर 5, इशू एंड सर्विस ऑफ समन
टू द डिफेंडेंट। अब आपने सूट फाइल कर दिया कोर्ट में, अब कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट आपका सूट देखेगा और सामने वाला जो पार्टी होगा उसको समन करेगा, ठीक है, कि भाई तुम्हारे राजू, तुम्हारे खिलाफ सुजीत ने हमारे यहाँ एक सूट फाइल किया है, तुम अपनी बात रखने के लिए आओ। इसको बोला जाता है समन करना, ठीक है, कि भाई तुम अपनी बात रखने के लिए आओगे ना। अगर वो नहीं आता है तब तो मेरे पक्ष में फैसला आ जाएगा, एक्स पार्टे बोलते हैं, आगे मैं बताऊंगा आपको, पूरा प्रोसीडिंग समझाऊंगा अभी, ठीक है। अगर वो नहीं आता है तो, लेकिन उसको आना चाहिए, कोर्ट समन भेजता है तो बंदे को आना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने सूट फाइल किया अपने एडवोकेट के थ्रू, सामने वाले को कोर्ट क्या करेगा, समन करेगा कि भाई आ जाओ आप हवेली पे, कोर्ट पे आ जाओ, ठीक है। इसके बाद है ऑर्डर 6, प्लीडिंग, प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट। तो मैंने अपना प्लेंट फाइल किया था, सूट फाइल किया था, राइट, सूट को ही प्लेंट भी कहा जाता है। मैंने अपना सूट फाइल किया था, उसमें हमारा प्लेंट था कि भाई हमारा क्या, मुझे क्या रिलीफ चाहिए। आपने जो रिलीफ शॉर्ट किया है कोर्ट से, आपने जो आपका जो क्लेम है, आप जो कोर्ट से रिलीफ चाहते हो, उसको जो आपने लिख के दिया है वो होता है प्लेंट, ठीक है, उसी को सूट कहा जाता है। तो आपने प्लेंट फाइल किया कोर्ट में, ठीक है। अब सामने वाले को समन भेजा है तो सामने वाला भी अपना जवाब देगा ना, तो सामने वाला जब अपना जवाब देगा तो उसको बोला जाता है रिटन स्टेटमेंट, ठीक है। तो हमने प्लेंट दे दिया, कोर्ट ने उसको समन भेजा, अब कोर्ट से समन मिलने के बाद सामने वाला पार्टी आएगा कोर्ट में, वो अपनी बात रखेगा, तो वो अपना रिटन स्टेटमेंट देगा कि भाई मुझे क्या बोलना है, ठीक है। तो प्लीडिंग का मतलब होता है कि प्लेंटिफ अपनी बात रखे और डिफेंडेंट अपनी बात रखें। तो प्लेंटिफ अपनी बात किस जरिए रखेगा, प्लेंट के जरिए, उसी में लिखा रहेगा ना कि उसको क्या प्रॉब्लम है। और रिटर्न स्टेटमेंट सामने वाला फाइल करेगा, तभी तो वो बताएगा ना कि उसको क्या प्रॉब्लम है, राइट। उसको भी तो कुछ होगा, उसका भी तो कुछ कहना होगा कि मैं सुजीत को पैसा क्यों नहीं दे रहा हूँ, या वो रूम सुजीत का नहीं है, ये देखो मेरे पास ज़मीन का कागज़ भी है, राइट। तो वो अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करता है। नेक्स्ट ऑर्डर नंबर 7, इसमें प्लेंट के बारे में बताया गया। तो मैंने प्लेंट तो आपको पहले ही बता दिया कि भाई प्लेंट होता है आपका जो ग्रीवियंस है, आपका जो दुख है, आपका जो क्लेम है, वो जो आप कोर्ट में लिख के देते हो, उसको प्लेंट कहा जाता है। तो ऑर्डर 7 में प्लेंट के बारे में अच्छे से बताया गया। इसके बाद है ऑर्डर 8, रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट कौन देगा, डिफेंडेंट देगा अपनी बात रखने के लिए। तो रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में अच्छे से बताया गया है ऑर्डर 8 में, ठीक है। ऑर्डर 9, अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन अपीयरेंस। मान के चलो सामने वाले पार्टी को कोर्ट ने समन भेजा था, राइट। अब सामने वाला पार्टी नहीं आया तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट बोलेगा भाई एक बार और समन भेजो, नहीं आता है तो मैं तुम्हारे पक्ष में फैसला दे दूंगा। मुझे लग जाएगा ना सामने वाला नहीं आ रहा है मतलब वो गलत है, तो गलत है तो कोर्ट एक्स पार्टे दे देगा। एक तरफ का सुन के अगर कोर्ट फैसला देता है तो उसको बोला जाता है एक्स पार्टे, ठीक है। तो अगर सामने वाला नहीं आता है तो कोर्ट एक्स पार्टे दे देगा, अगर सामने वाला आता है तो मैटर आगे प्रोसीड होगा, ठीक है। तो यही बोल रहा है ऑर्डर 9, अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन अपीयरेंस। मान के चलो प्लेंटिफ पहली तारीख पे तो प्लेंटिफ ने अपना प्लेंट दिया, दूसरे तारीख पर सामने वाले को समन गया, वो आएगा, ठीक है, डिफेंडेंट। अगर डिफेंडेंट नहीं आता है तो क्या होगा, कोर्ट एक्स पार्टे दे देगा कि भाई वो गलत है, मतलब इसका सामने वाला नहीं आ रहा है तो गलत है, इसका मतलब है सुजीत सही है, सुजीत का रूम है, तो कोर्ट फैसला दे देगा कि सुजीत को वो रूम खाली करा के दिया जाए, ठीक है। ऐसा अगर डिफेंडेंट नहीं आता है तो, और मैंने प्लेंट फाइल कर दिया, ठीक है, और तारीख चल रहा है, अब मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं प्लेंटिफ हूँ लेकिन मैं ही नहीं आ रहा, तो क्या होगा, तब केस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कैश हो जाएगा, क्योंकि मुझे रिलीफ चाहिए था और मैं ही नहीं आ रहा हूँ। तो कोर्ट क्या समझेगा कि भाई अब इसको कोई मतलब इस केस में इंटरेस्ट नहीं है, इसको कुछ चाहिए नहीं, जाने दो, केस ख़त्म करो। तो कोर्ट केस ख़त्म कर देगा वहीं पे, ठीक है। तो अपीयर होगा, अगर मैं अपीयर होता हूँ तो ठीक है, सामने वाला अपीयर होता है तो ठीक है, दोनों का मामला चल रहा है, केस आगे बढ़ता जाएगा। अगर वो नहीं आता है तो मुझे एक्स पार्टे दे दिया जाएगा, अगर मैं नहीं आता हूँ तो केस कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मैं ही जब नहीं आगे आ रहा हूँ, मुझे ही रिलीफ चाहिए था, मैं ही नहीं जाऊँगा, तो कोर्ट क्या समझेगा कि भाई इसको केस नहीं चलाना है, ख़त्म कर दो, राइट। तो यही है ऑर्डर 9, अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज, मतलब अपीयर हुआ तो क्या होगा और नहीं अपीयर होता है तो क्या होगा, इसके बारे में। अपीयर ऑफ द पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन अपीयरेंस। अगर अपीयर होता है तो ठीक है, और नहीं अपीयरेंस होता है उसका तो कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, तो मैंने आपको बताया, सामने वाला नहीं आएगा तो एक्स पार्टे मिलेगा, अगर मैं नहीं आ रहा हूँ तो कैंसिल हो जाएगा केस, सूट खत्म वहीं पे, ठीक है।
अगला है ऑर्डर 10, एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज बाय द कोर्ट। अब दोनों पार्टी आ गया है, सामने वाले को समन भेजा था, वो भी ईमानदार था, वो भी आ गया कोर्ट में, ठीक है। दोनों पार्टी को कोर्ट क्या करेगा, एग्जामिन करेगा। हाँ भाई सुजीत तुम अपनी बात रखो, तुम अपना डॉक्यूमेंट दो। हाँ भाई राजू तुम अपनी बात रखो, तुम्हारा डॉक्यूमेंट दो, राइट। तो कोर्ट एग्जामिन करेगा कि सुजीत कहाँ तक सही है और राजू कहाँ तक सच बोल रहा है, राइट। तो इसको बोलते हैं एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज। इसके बाद है सेक्शन ऑर्डर 11, इसमें बताया गया है डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन। तो मतलब जैसे मान के चलो मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, तो कोर्ट बोलेगा कि भाई तुम्हारा डॉक्यूमेंट मुझे दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ तुम सही हो या वो सही है, उससे डॉक्यूमेंट मंगाएगा। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है जो किसी और के पास है, थर्ड पर्सन के पास, तो कोर्ट उसको बोलेगा कि भाई वो प्रोड्यूस करो, ठीक है, वहाँ से उससे मंगाओ वो डॉक्यूमेंट, डिस्कवर करो वहाँ से, ठीक है। तो इसको बोला जाता है डिस्कवरी यानी इंस्पेक्शन। कोर्ट डॉक्यूमेंट मंगाएगा और फिर इंस्पेक्शन करेगा कि वो सही है या गलत है। दोनों पार्टी है तो दोनों पार्टी से, अगर तीसरा पार्टी है किसी के पास तो वहाँ से, लेकिन कोर्ट मंगा के उसको इंस्पेक्ट करेगा। इसके बाद है ऑर्डर 12। ऑर्डर 12 में बताया गया है एडमिशन के बारे में, ठीक है। एडमिशन का मतलब होता है दोनों पार्टी अपनी अपनी बात को एडमिट करे, ठीक है। कोर्ट बोलेगा कि भाई तुम्हारे ये डॉक्यूमेंट था, ठीक है, सही है, वो बोलेगा हाँ सर सही है हमारा, और मैं एडमिट करता हूँ कि ये मेरा डॉक्यूमेंट है। अब कोर्ट उसको क्या करेगा, कोर्ट के ऊपर है कि वो डॉक्यूमेंट एडमिट करे या नहीं करे। मैंने तो बोल दिया कि ये मेरा डॉक्यूमेंट है और ये ओरिजिनल है। अब कोर्ट को लगेगा गलत है तो वो एडमिशन नहीं लेगा, एडमिट नहीं करेगा। अगर कोर्ट को लगेगा कि नहीं ये गलत है तो वो कोर्ट उसको वापस कर देगा, ठीक है, कि नहीं ये गलत है, ये तुम नहीं दे सकते। तो एडमिशन होता है, इसको बोलते हैं, ठीक है। कोर्ट को एडमिट करना है आपकी कोई भी बात जो आपने एडमिट करा हो तो एडमिट करेंगे, नहीं करना हो तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है, एडमिशन। अगला है ऑर्डर 13, प्रोडक्शन एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट। कोर्ट ने आप दोनों से डॉक्यूमेंट बनाया, मंगाया, कोर्ट ने देखा, कुछ कोर्ट को लगा कि एडमिट करना है तो एडमिशन ले लिया। किसी चीज़ का अगर कोर्ट को लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है तो कोर्ट क्या करेगा, वो रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो यही है प्रोडक्शन एंड रिटर्न। अगर कुछ और ज़रूरत है तो बोलेगा प्रोड्यूस करो, प्रोडक्शन प्रोड्यूस करो। किसी थर्ड पार्टी के पास है तो भी प्रोड्यूस करो। तो प्रोड्यूस करने के लिए बोल सकते हैं उसको कि भाई तुम्हारा डॉक्यूमेंट ये है, ये लेके आओ, प्रोड्यूस करो। कुछ अगर कोर्ट को लगता है कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है या ये नहीं चाहिए था तो रिटर्न कर देगा कि भाई ये इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ऑर्डर 13। ऑर्डर 14, फ्रेमिंग ऑफ द इश्यूज, ठीक है। अब आपके पास कोर्ट के पास सब कुछ आपने दे दिया है, आपका डॉक्यूमेंट दे दिया, आपके पास जो भी कागजात थे वो दे दिए, ठीक है। अब कोर्ट इशू फ्रेम करेगा, ठीक है। इशू फ्रेम करेगा कैसे, कि भाई देखेगा दोनों पार्टी का कि किसका क्या सही बात है, किसका क्या गलत है, ठीक है। आपने जो डॉक्यूमेंट दिए तो आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से आप बोल रहे हो कि सर वो ज़मीन मेरा है, तो इशू क्या हुआ, वो ज़मीन, ठीक है। सामने वाला बोलेगा कि नहीं ये ज़मीन मेरा है। तो दोनों में कोर्ट बैलेंस बनाएगा कि भाई दोनों में किसका मतलब इशू ज़्यादा है, किसके पास ज़्यादा डॉक्यूमेंट है, किसके फेवर में ये जा रहा है। तो इशू फ्रेम करेगा कोर्ट, ठीक है, कि कहाँ से मसला शुरू हुआ है, क्या है जड़। फ्रेमिंग ऑफ इशूज मतलब इशू फ्रेम करेगा कि ये साला क्या है मसला, कहाँ से शुरू हो रहा है ये विवाद। ये ज़मीन है तो ये पहले किसके नाम से था, अभी किसके नाम से है, ठीक है। कौन हाँ बोल रहा है, कौन एग्री कर रहा है, कौन डिसएग्री कर रहा है, फ्रेम करेगा इशू को, ठीक है। सेक्शन ऑर्डर 15, डिस्पोजल ऑफ द सूट एट फर्स्ट हियरिंग। अगर कोर्ट को लगता है कि यार ये एक तरफा केस, ये पूरा डॉक्यूमेंट तो सुजीत के पास है, ठीक है, ये राजू जानबूझ के इसको उलझाने के लिए अपना दावा ठोक रहा है कि नहीं ये मेरा है, जबकि उसके पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है। तो कोर्ट को अगर पहले ही हियरिंग में, पहला ही मैटर में लगता है, ठीक है, प्राइमा फेसी कि नहीं ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट तो सुजीत का है ओरिजिनल, इसके पास तो सब डुप्लीकेट है, तो मतलब वो जाली काम किया है, राइट। तो ये पूरा का पूरा फैसला सुजीत के तरफ जा रहा है, तो कोर्ट पहले हियरिंग में ही सुजीत को दे देगा, ठीक है, फैसला कर देगा कि नहीं ये अभी तक जो भी डॉक्यूमेंट मिला है सारा का सारा ओरिजिनल सुजीत के पास है। इसका मतलब है कि सुजीत का ज़मीन है वो, सुजीत का रूम है वो। तो कोर्ट फर्स्ट हियरिंग में ही सूट को डिस्पोज कर देगा, ठीक है, कि ये सुजीत का है, जाओ फैसला खत्म। कोर्ट फिर ज़्यादा टाइम नहीं लेगा कि भाई उसका भी सुनो। जब कोर्ट को लग जाएगा कि भाई सारा का सारा सबूत तो उसके पास, सुजीत के पास है, उसके पास जो दिया वो तो पूरा डुप्लीकेट है, तो कोर्ट फर्स्ट हियरिंग में ही मैटर को डिस्पोज कर देगा, ख़त्म कर देगा, ठीक है, कि सुजीत का है, सुजीत को दो, ख़त्म करो।
अगला 16, ऑर्डर 16, समन एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेस। कोई विटनेस है मेरा, ठीक है, जो जिसने मुझे ये घर खरीदते देखा था, लेकिन वो अभी नहीं है, तो मैं कैसे उसको बुलाऊं? तो मैं कोर्ट में बोलूँगा कि सर एक फला आदमी है रमेश, वो मेरा घर में जब ये ज़मीन ले रहा था तो वो था, वो विटनेस था, सेल एग्रीमेंट पे उसका नाम भी है, तो मुझे उसको बुलाना है। तो अगर कोर्ट वो विटनेस वहाँ नहीं होगा, कहीं और होगा किसी और शहर में, तो कोर्ट से उसको समन भिजवाया जाएगा कि उसको बुलाओ, ठीक है। या तो सामने वाले को अगर लगेगा कि उसको भी कोई विटनेस बुलाना है तो वो भी बुला सकता है। तो यही है ऑर्डर 16, समन एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेस। उसको बुलाया जाएगा, उसका अटेंडेंस लिया जाएगा, फिर उसकी बात लिया जाएगा कि वो क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो ये है ऑर्डर 16। इसके बाद है ऑर्डर 17। मान के चलो वो विटनेस यहाँ पे नहीं है, वो 2 दिन बाद आएगा कहीं से, तो कोर्ट को बोला जाएगा सर आप अर्जन कर दो हमारा मैटर, ठीक है, 2 दिन बाद रखो, 4 दिन बाद रखो, हमारा जो विटनेस था वो नहीं आ रहा है, तो वो नहीं रहेगा तो कैसे आप कंक्लूजन पे पहुंचोगे? मेरा विटनेस तो ज़रूरी है ना, गवाही तो ज़रूरी है ना विटनेस का, राइट। तो विटनेस ज़रूरी है और वो नहीं है उस दिन, तो एडजर्नमेंट आप ले सकते हो। याद रखना, सिविल कोर्ट में सिविल प्रोसीजर के तहत 3 बार आप एडजर्नमेंट ले सकते हो कोर्ट के थ्रू, ठीक है, कि भाई आज मैं बीमार हूँ नहीं आ सकता हूँ, या मेरा विटनेस नहीं आ रहा है तो नहीं आ सकता हूँ। किसी भी तरीके से आप 3 बार कोर्ट में स्थगन करा सकते हो, एडजर्नमेंट करा सकते हो, ठीक है, नेक्स्ट डेट के लिए। तो आपका विटनेस नहीं आया तो आप कोर्ट को बोलो सर मैटर अर्जन कर दीजिए, मेरा जो गवाह है वो 3 दिन बाद आएगा, तो फिर मैटर रखते हैं, तो कोर्ट रख देगा 3 दिन बाद, ठीक है। इसके बाद अगला है ऑर्डर 18, हियरिंग ऑफ द सूट एंड एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस, ठीक है। कोर्ट जो है आपका दोनों पार्टी का सब सुन लिया था, इसके बाद आपने विटनेस बुलाया था, तो विटनेस का भी कोर्ट एग्जामिन करेगा। वो पूछेंगे कोर्ट वकील से कि तुमने देखा था क्या, गवाह से कि तुमने देखा था क्या ये सेल एग्रीमेंट बनाया था, ये तुम्हारे सामने खरीदा था क्या ज़मीन, तुम थे क्या वहाँ पे, आँख से देखे क्या खरीदते? तो कोर्ट उस विटनेस को एग्जामिन करेंगे, उसके बारे में दिया हुआ है ऑर्डर 18 में। ऑर्डर 19, एफिडेविट। एफिडेविट का मतलब होता है कि भाई आप कुछ भी कोर्ट में बोल रहे हो, ठीक है, आप उसके लिए एक पेपर पे लिख के दे रहे हो, स्वर्ण पत्र बोलते हैं उसको, कि आप शपथ पत्र, ठीक है, कि भाई आपने अभी तक जो भी कोर्ट में आपने दिया है, चाहे वो गवाही दिया हो किसी विटनेस के थ्रू, या आपने जो डॉक्यूमेंट दिया है, या आपने कोई भी कागज़ पत्र दिया, जो भी आपने दिया है, आप लास्ट में बोलते हो कोर्ट को कि सर अभी तक मैंने जो भी कोर्ट में दिया है वो मेरे हिसाब से एकदम सही है, ठीक है, एकदम ट्रू है। अगर बाद में कुछ ऐसा गड़बड़ पाया जाता है, गलत पाया जाता है, तो उसके लिए जिम्मेदार मैं रहूँगा। तो इसको बोला जाता है शपथ पत्र, इंग्लिश में एफिडेविट बोलते हैं इसको। तो आपको सब कुछ होने के बाद आपको एफिडेविट कोर्ट बोलता है कि आप फाइल करो, तब तो वो जजमेंट देंगे ना। कोर्ट को बाद में पता चलेगा कि ये जो भी डॉक्यूमेंट दिया था सब नकली था, फर्ज था, तब तो इससे पहले कोर्ट बोलता है कि तुम एफिडेविट दे दो, तो मैं संतुष्ट हो जाऊं कि तुमने जो भी दिया है वो एकदम सही था, ठीक है। तो इसी के बारे में ऑर्डर 19 बात करता है कि आपका सब कुछ हो जाए, विटनेस की गवाही हो जाए, आपने पेपर सारे दे दिए हैं, उसके बाद आप एक एफिडेविट लगाओ कि आपने जो भी अभी तक दिया है एकदम सही है, एकदम करेक्ट है, कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। अगला है ऑर्डर 20, जजमेंट एंड डिक्री। हो गया फाइनल, आपने कोर्ट में विटनेस दे दिया, डॉक्यूमेंट दे दिया, आपने जो भी आपके एविडेंस थे सारे दे दिए, तो अब कोर्ट क्या करेगा, आपका एफिडेविट लेने के बाद जजमेंट और डिक्री पास करेगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता होता है कि जजमेंट क्या होता है और डिक्री क्या होता है। जजमेंट होता है ऑर्डर पास होने से पहले का पॉइंट, ठीक है। जैसे मान के चलो मैंने ऑर्डर तैयार कर लिया है, ठीक है, मैंने देखा कि यार पूरा डॉक्यूमेंट सुजीत के पास है, सब कुछ देख लिया है मैंने, ठीक है, विटनेस भी देख लिया, सबका गवाही भी ले लिया, तो अब मैं पहले जजमेंट पास करूंगा कि ये फैसला किसके पक्ष में जाएगा, ठीक है, किसके पक्ष में जाएगा। तो मैं बोलूँगा ये फैसला, मैं जो इस केस में सुजीत के पास पूरा टाइटल है, मैं सुजीत को ये केस का जो है, इस मैटर का जो है फैसला सुजीत के पक्ष में जाता है। ये आप बोल दोगे कि इस केस में जो विनर है, इस केस में जो जिस पार्टी के पक्ष में ये फैसला जा रहा है वो है सुजीत, ठीक है, आपने और जजमेंट में बोल दिया। लेकिन आपने जजमेंट में ये बोला कि सुजीत के पक्ष में जाता है, तो ये तो सिर्फ आपने बताया, ठीक है, कि ये इस केस में जो विनर है वो सुजीत है, ठीक है, और सामने वाला जो है वो हार गया। लेकिन आपने सुजीत के पक्ष में क्यों दिया, वो पूरा डिटेल ऑर्डर जब आता है तो उसको बोला जाता है डिक्री, ठीक है। एक बात आपको बता दूं, सिविल प्रोसीजर कोड में 3 बातें होती है, पहला होता है ऑर्डर, दूसरा होता है जजमेंट, तीसरा होता है डिक्री।
ऑर्डर होता है कोई फॉर्मल ऑर्डर, जैसे मान कर चलो कोर्ट में मैंने बोला कि सर ये ज़मीन पर राजू ने कब्जा किया है, काइंडली वो मेरा ज़मीन कम से कम अभी दिला दिया जाए, ठीक है। या कोई आप ऐसा ऑर्डर पास करो कि वो रूम में ना रहे, कहीं और जाए, रूम खाली कर दे कम से कम, ठीक है। और कोर्ट आपके बात से सहमत है तो कोर्ट ऑर्डर पास कर देगा कि राजू को बोलो कि वो रूम जो है वैकेंट कर दे, ठीक है। तो ये हो गया ऑर्डर, फॉर्मल ऑर्डर। इसके बाद है जजमेंट। जजमेंट का मैंने बताया आपको कि ये पूरा मैटर देखने के बाद कोर्ट को लगता है कि ये फैसला सुजीत के हक में जाता है तो कोर्ट बोलेगा कि ये जो है मैटर, पर्टिकुलर मैटर सुजीत के पक्ष में गया है और सुजीत इसमें जजमेंट होल्डर है, ठीक है। ये हो गया। लेकिन पूरा विस्तार से जब आप बताते हो कि क्यों सुजीत के पक्ष में जाया गया, क्या क्या आपको उसके पक्ष में डॉक्यूमेंट दिखा, कौन कौन विटनेस आपको क्रेडिबल लगे, राइट। तो ये सब जब डिटेल्ड ऑर्डर आता है तो इसको बोला जाता है डिक्री। जजमेंट मतलब सिर्फ हाँ या ना, किसने जीता किसने हारा, राइट। और डिक्री का मतलब होता है फुल रीजन्ड ऑर्डर को बोलते हैं उसको, ठीक है। कि भाई उसने जजमेंट में जो बंदे को मिला उसको क्यों मिला, कैसे मिला, क्या क्या तर्क लगाए थे कोर्ट ने, तो वो पूरा जब डिटेल ऑर्डर आता है, डिटेल जजमेंट आता है तो उसको बोला जाता है डिक्री। और डिक्री को ही जब समरी वे में हम पढ़ते हैं तो उसको बोला जाता है जजमेंट, ठीक है। तो कोर्ट ने डिग्री पास कर दिया, आप हो गया, आपका मैटर ख़त्म। इसके बाद जो है अगर आपको अपील में जाना है तो अपील में जाओ, अगर आपको नहीं जाना है, सेटिस्फाई हो तो ठीक है। दोनों पार्टी में से कोई भी पार्टी अपील में जा सकता है। थैंक यू सो मच।